Hi everyone, welcome to my video. In today's video, we're going to discuss about needs for valuation of goodwill and various methods of valuation of goodwill. So, बने रहिए वीडियो पे। चलिए शुरू करते हैं। It is an organization specific. First, goodwill जो होता है वो organization specific होता है। Means गुडविल जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल सेम नहीं होता है। It's different from one organization to another organization, right? Which means that depending upon the types of business organization, वो business organization का types क्या है, उस पे mainly depend होता है। So उसका valuation करने का तरीका भी different होगा। मगर जो रीजन होता है, जो सोल रीजन होता है, जब हमको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने का जरूरत पड़ता है, कब होता है? जब बिजनेस को हम बिक्री करते हैं, जब बिजनेस को हम सोल्व करते हैं, लाइक that is the reason, like there is a time when the valuation of goodwill mostly like used, na, mostly preferred, mostly comes into existence. So यहाँ पे various types of organization है और company है जहाँ पे like valuation of goodwill कब कब जरूरत पड़ता है वो लिखा हुआ है. So in case of a sole proprietorship, सबसे first है when it is decided to sell a going concern firm, then purchase consideration is determined to value of the farm, the value to the farm. Like सबसे फर्स्ट क्या होता है, जब हम अपना कंपनी को सेल कर रहा होते हैं उस समय हमको गुडविल का कैलकुलेशन करना जरूरी होता है ताकि हम अपना परचेस कंसिडरेशन को हम मालूम कर सके। परचेस कंसिडरेशन मीन्स आप, आपका सेलिंग प्राइस, उस सेलिंग प्राइस कितना होगा उसको हम डिटरमाइन कर सके। उस समय हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं। और सेकंड रीजन क्या है? If a sole trading concern is converted into a partnership firm, जब एक sole trading concern, एक एक sole proprietorship business जो है उसको हम जब कन्वर्ट करते हैं पार्टनरशिप फर्म में, उस समय हम गुडविल का गुडविल को डिटरमाइन करते हैं। क्योंकि जब जब पार्टनरशिप फर्म कन्वर्टेड करेगा, ऑब्वियसली वहाँ पे न्यू पार्टनर एडमिशन होगा, तो उस समय हमको गुडविल डिटरमाइन करना पड़ता है। क्योंकि जरूरत पड़ती है जब हम रिटायर हो जाएगा या फिर जब कोई पार्टनर डेथ हो जाएगा, उस समय हमको उसका गुडविल का वैल्यू भी देना पड़ता है, इसीलिए। और है थर्ड रीजन है इन केस द फर्म इज कन्वर्टेड इनटू ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, जब कोई फर्म कन्वर्ट होता है इनटू जॉइंट स्टॉक कंपनी, उस समय भी हम डिटरमाइन करता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को। And in case of partnership firm, when the admission of a new partner take place, obviously, right, when a new partner comes into the new firm, उस समय हमको वैल्यू ऑफ द गुडविल को डिटरमाइन करना पड़ता है। Or if any existing partner retires from the business, or if any partner dies, जब जब कोई पार्टनर रिटायर्स हो जाता है और या डेथ हो जाता है, तो उस समय भी हमको डिटरमाइन करना पड़ता है वैल्यू ऑफ द गुडविल। When two firms are amalgamated or new firm is sold and converted into a company, जब दो फर्म्स डिसाइड करता है कि साथ में रह के काम करेगा और साथ में रह के to form a new company and work together, like to compete with the competitors and can produce like cost effective products, ना। तो इन सब सिचुएशन में जब दो कंपनी डिसाइड करता है कि साथ में मिलके काम करेगा, तो उस समय हमको डिटरमाइन करना पड़ता है वैल्यू ऑफ द गुडविल। और जब फार्म सोल्ड होता है या कन्वर्टेड होता है इनटू ए कंपनी, एंड इन केस ऑफ ए कंपनी सेल ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। और ये कंपनी का केस में क्या होता है, जब कोई कंपनी को जब कोई बिजनेस सेल, तो उस अमाउंट पे करना पड़ता है, राइट, विच इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम वैल्यू वैल्यू ऑफ द गुडविल को डिटरमाइन करता है। क्योंकि जब हम नेट नेट लाइक परचेस, जब नेट सेल्स जब डिटरमाइन करता है, तो उस समय हमको वैल्यू ऑफ द गुडविल को भी डिटरमाइन करना पड़ेगा, उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा विद अदर assets if your goodwill has some value. And amalgamation of companies, obviously जब two companies amalgamate होता है to form a new company, ना, so at that time हमको determine करना पड़ता है value of the goodwill और valuation of shares। When like in valuation of shares, when shares of a company are valued under assets backing method, like
Actually, there is intrinsic value method. Value of goodwill is also determined likely to like the value of other assets. And the next is determination of wealth tax liability. It means that uh, when the price of the company is not listed in the stock exchange, जब कुछ कोई कंपनी का प्राइस है या कोई कंपनी का शेयर है जो लिस्टेड नहीं होता है कंपनी में और स्टॉक एक्सचेंज में, तो उस समय हमको वैल्यू ऑफ द गुडविल को डिटरमाइन करना पड़ता है ताकि हम अमाउंट ऑफ वेल्थ को डिटरमाइन करें, वेल्थ टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, जो एक्चुअल वेल्थ टैक्स लायबिलिटी है ऑफ द कंपनी को, उसको हम डिटरमाइन कर सके जब वैल्यू और जब शेयर ऑफ द कंपनी लिस्टेड नहीं होता है कहाँ पे, जब स्टॉक एक्सचेंज में, उस समय हमको डिटरमाइन करना पड़ता है वैल्यू ऑफ द गुडविल. एंड द एंड द फोर्थ इज एंड द फिफ्थ इज कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट बाय होल्डिंग कंपनी. जब like two companies like two companies that is holding and its subsidiaries, जब क्या होता है कंसोलिडेटेड हो जाता है, उस समय हम क्या करते हैं कंसोलिडेटेड अकाउंट बनाता है. तो उस समय हम जरूरत हो जाता है कि हमको वैल्यू गुडविल का हम वैल्यू करें और क्या करें, और जो कॉस्ट लगता है जो एक्वायरिंग करने के लिए इंटरेस्ट ऑफ लाइक ऑब्वियसली जब होल्डिंग कंपनी जो तो कोई सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर करेगा ना, तो उसका हम इंटरेस्ट जो उसको जो लगा है जो पैसा लगा है उसको भी तो हम डिटरमाइन करना पड़ेगा. उसी के लिए हम गुडविल का वैल्यू भी उस समय गुडविल का वैल्यू भी डिटरमाइन करना पड़ता है. और जब टेक ओवर बिजनेस बाय द गवर्नमेंट और नेशनलाइजेशन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को डिटरमाइन करना उस समय भी जरूरत पड़ जाता है जब like when the business enterprise is take over by the government, जब कोई गवर्नमेंट बिजनेस एंटरप्राइज को टेक ओवर करता है, तो क्या करने के लिए जब डिटरमाइन करना होता है द प्रॉपर वैल्यू ऑफ द फर्म, तो उस समय हमको वैल्यू ऑफ द गुडविल को डिटरमाइन करना होता है. In case of a government or public sector undertaking, when a government or public sector undertaking or corporation is sold or partially sold or converted into a joint venture, obviously, right? जब कोई गवर्नमेंट हो गया या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गया, वो क्या होता है वो सोल्ड हो जाता है और पार्शियली सोल्ड हो जाते हैं टू अनदर कंपनी को, और या जॉइंट स्टॉक कंपनी या पार्टनरशिप जिसको भी सोल्ड हो जाए, तो उस समय हमको डिटरमाइन करना पड़ता है कि जो प्राइस जो प्राइस ऑफ द शेयर्स टू बी सोल्ड, जो प्राइस है शेयर्स का वो क्या होगा. लाइक वो टेंजिबल एसेट्स का साथ इंटेंजिबल एसेट्स सब मिला के उस जो प्राइस है जो परचेस कंसिडरेशन है वो कितना होगा, तो उसी को हम डिटरमाइन करने के लिए हम आ वैल्यू करना पड़ता है गुडविल को. सो द above explanation reveals that the needs for valuation of goodwill arise when capital to the proprietor is reached, that जो capital होता है जो proprietor का, जैसे कि कोई न्यू पार्टनर आ गया जो एडमिटेड हो गया, तो उस समय वो तो न्यू कैपिटल लाएगा विथ न्यू, तो उस समय भी हमको रीस्टेट करना पड़ता है. और एसेट्स आर रीवैल्यू, जब एसेट्स ऑफ द कंपनी क्या होता है रीवैल्यू हो जाते हैं, जैसे कि सेल कर लिया, तो जैसे कि एमलगेमेशन होता है, तो एक कंपनी जो एक्वायर कर लिया तो दूसरा कंपनी और न्यू कंपनी फॉर्म हो गया, तो ऐसे होने की वजह से जब मेरा एसेट लोग रीवैल्यू होता है, तो उससे में भी हमको डिटरमाइन करना पड़ता है वैल्यू ऑफ द गुडविल. और फार्म इज सोल्ड, जब एक फार्म सोल्ड हो जाता है तो वो फार्म का गुडविल को डिटरमाइन करना पड़ता है. और टू फार्म्स आर एमलगेमेट, जो टू फार्म्स एमलगेमेट होता है और न्यू फार्म्स फॉर्म करेगा बोल के वो डिसीजन लेता है, सो दे कैन compete with the competitors ना. देयर आर वेरियस रीजन, देयर कुड बी वेरियस रीजन, बहुत सारा रीजन हो सकता है, तो उस समय हमको गुडविल को वैल्यू करना पड़े. और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट सेक्टर जॉइंट सेक्टर कंपनी, जब मेरा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसका हम जब कन्वर्ट करते हैं इनटू पब्लिक सेक्टर और या जॉइंट सेक्टर कंपनी, कुछ भी एनी अदर कंपनी जब कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी, पार्टनरशिप फार्म टू अनदर पार्टनरशिप और अनदर टाइप्स ऑफ कंपनी ना, तो उस समय हमको डिटरमाइन करना पड़ता है वैल्यू ऑफ द गुडविल. सो हम अपना जो कंपनी का रियल वैल्यू है उसको हम डिटरमाइन कर सके, तो इसीलिए हमको गुडविल डिटरमाइन करना पड़ता है. जस्ट रिमेंबर दिस, accounting standard 26 deals with accounting for intangible assets. uh, let's move into our next topic, that is methods of valuation of goodwill. First is arbitrary method,
average profit method or years purchase past profit method or weighted average profit method, capitalization of average profit method or capitalization of future profit method. Average profit Capitalization of average profit is also known as a capitalization of future profit method. Capitalization of weighted average profit method, super profit method or years purchase of super profit method, weighted average super profit method or years purchase of weighted average super profit method. इसके बाद है sliding scale valuation of super profit method, capitalization of super profit method, capitalization of weighted average super profit method and annuity method. So सब कुछ important point है याद करना जब goodwill को calculate करेगा. बाद में in next video we're gonna calculate the value of the goodwill. So by using the different methods. So just keep in mind these points like while calculating the value of the goodwill. First is only trading profit is taken into consideration, like only the trading profit which related to the organization, right? So that's only taken into consideration. Income from investment outside the business like dividend earned or dividend earned on investment in share of other companies, etc., are not included in profit. Like I think you understand this, no? Fair remuneration to owner in case of sole trading or partnership firm is considered while profit is determined. जब जब हम कुछ fair remuneration देता है ओनर को और सोल ट्रेडिंग में और पार्टनरशिप बिजनेस तो उसको भी हम इंक्लूड करेगा. और next is income tax is deducted from profit. Like always remember, like even if the profit is given after tax or before tax. If it's before tax, then we have to deduct tax, right? If it's after, then no need. Abnormal profit or losses are excluded from the profit of the year in which they occur. Like abnormal profit or losses, like those expenses ना जो like uncertain होता है, जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई तेरा घर बिजनेस पे आग लग गया या फिर कुछ अनसर्टेन इवेंट्स, उसका वजह से जो भी प्रॉफिट होता है लॉस होता है उसको हम एक्सक्लूड करते हैं फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इन विच दे ओकर. Let's move in the second slide. While calculating returns from capital employed, income from any assets not used in business like investment in shares is excluded from profit and the value of that asset is also excluded from capital employed. Uh, Return from capital employed means like which measures the company's profitability and efficiency with which its capital is employed. एंड इट्स ये ऑल्सो इंडिकेट ये करता है कि जो कंपनी का लाइक कंपनी है वो कैसे कितना जनरेट करता है प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ओवरऑल कैपिटल, इंक्लूडिंग जिसमें क्या होता है बहुत इक्विटी एंड डेब्ट जो इंक्लूड होता है, जैसे कि कितना अच्छा से लाइक प्रॉफिट को वो कर सकता है, जनरेट कर सकता है, वही है capital employed from its equity or debt, no? So particularly used for like assessing the performance of capital intensive business. Like जो capital intensive business जो होता है जो capital पे depend करता है mostly companies लोग, तो उसको determine करने के लिए use होता है ये. और income from any assets outside are not used in business, like obviously, right? Or like कुछ भी इनकम तुम लाइक कोई और अदर कंपनी में इन्वेस्ट किया तो उधर से कुछ मिला तो उसको भी इंक्लूड नहीं करेगा इस पे, और is excluded from profit and the value of that asset is also excluded total capital employed. Or the next point is while ascertaining the value of net assets, net tangible assets, the value of intangible assets include goodwill, fixed assets, and all other assets which cannot be realized are excluded. Or the last point is liabilities which are actually payable and liability which are contingent in nature are deducted from the value of realizable assets. And the first method is arbitrary method. Under this method, goodwill is valued by mutual agreement of two parties, that is buyer and seller. Like ये first method है जिसमें क्या करता है, इधर में आप कुछ कोई
कुछ मेथड से कैलकुलेट नहीं करते हैं। इसमें कैलकुलेशन नहीं होते, इसमें स्टैटिस्टिकल पार्ट नहीं होते। इसमें क्या होता है कि दो बायर और सेलर है, वो दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट पे ही वैल्यू ऑफ द गुडविल को डिटरमाइन कर लेते हैं। और क्या होता है, विदाउट फॉलोइंग एनी मेथड्स मीन्स नो फॉर्मूला यूज, राइट? एज आई सेड, is in valuation of goodwill, then this is called arbitrary value of goodwill. Such method of valuation is not based on adequate objective criteria and mostly a subjective valuation. Mostly this method is applied in case of tiny retail business firms. इसका मतलब क्या है कि इट्स नॉट बेस्ड ऑन एडिक्वेट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जैसे कि इसमें कुछ लाइक प्रिंसिपल्स नहीं कि ऐसे कैलकुलेट करना है, ऐसे हम अपने वैल्यू ऑफ द गुडविल को डिटरमाइन करना है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स नहीं इसमें, कोई प्रिंसिपल्स नहीं, कुछ कुछ रूल्स नहीं। ये क्या होता है, एक सब्जेक्टिव वैल्यू, जैसे कंपनी ने डिसाइड किया जैसे कि बहुत कंपनी है, कोई कंपनी है जो गुडविल को डिटरमाइन करे, तो जैसे दो कंपनी ने जिस दो बायर सेलर्स ने एग्रीड हुआ, जो प्राइस पे एग्रीड हुआ उसी पे हम गुडविल को वैल्यू कर देंगे। और मोस्टली दिस में अप्लाई ये सब जब छोटा छोटा जो बिजनेस होता है उसी पे हम ज्यादातर ये सच टाइप ऑफ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज अप्लाइड। And let's move into our next slide. There is a second method of valuation of goodwill. That is average profit method or year's purchase of past profit method. This is the most commonly used method in partnership business. Like as you can read, no? This is the most commonly used method in partnership business. Under this method, the average profit of immediate past few years, generally 3 to 5 years, is multiplied by a certain number in the following manner. इधर क्या होता है कि अंडर दिस मेथड में एक एवरेज प्रॉफिट लेते हैं पास्ट कुछ फ्यू इयर्स का, तो उसको हम कुछ लाइक उसको उसका क्या हम एवरेज लेगा, और जो प्रॉफिट है उसका हम एवरेज लेगा। एवरेज लेने के बाद कुछ कुछ सर्टेन नंबर से हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि 3 to 5 का बीच में लेते हैं। वो 3 to 5 का बीच में क्यों लेता है बोलने से, जो 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 गुडविल हमने परचेज किया किसी और कंपनी से, तो वो गुडविल भी तो हमको फ्यूचर में प्रॉफिट देना पड़ेगा ना। तो अब ऐसे तो नहीं है कि हम सिर्फ परचेज किया, वो गुडविल पे हमको प्रॉफिट देना पड़ेगा फ्यूचर में। तो वो गुडविल जो कितना तक प्रॉफिट देगा वो एज्यूम करता है। 3 to 5 इयर्स का अंदर में हम नॉर्मली एज्यूम करते हैं कि इतना तक हमको प्रॉफिट देगा। 3 तक प्रॉफिट देगा, 4 तक प्रॉफिट देगा, 5 तक प्रॉफिट देगा, 5th ईयर तक प्रॉफिट देगा, उसके बाद प्रॉफिट नहीं भी दे सकता है, ऐसा एज्यूम करता है। और इसीलिए हम एक सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हम वैल्यूएशन करता है इसमें कुछ स्टेप्स है देर इज, ये शायद ऑब्जेक्टिव टाइप से ना, नॉट सब्जेक्टिव। लाइक इसमें कुछ प्रिंसिपल्स है, इसमें कुछ रूल्स है जिसको हम फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 or 5 years इज कैलकुलेटेड। सो एवरेज प्रॉफिट, कुछ एवरेज प्रॉफिट दिया है लास्ट सम इयर्स का, तो उसको हम कैलकुलेट करेगा और उसका हम एवरेज निकालेगा। और एवरेज निकालने के बाद जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उसको हम मल्टीप्लाई करेगा बाय सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स परचेज। जो मेरा सर्टेन नंबर इयर्स परचेज निकला है उससे हम मल्टीप्लाई करेगा। थर्ड एंड द थर्ड प्रोसेस, द रिजल्ट इज द वैल्यू गुडविल। तो जो हम मल्टीप्लाई करेंगे जो भी हमको वैल्यू मिलेगा वो हो गया मेरा वैल्यू ऑफ द गुडविल। सो आप देख सकते हैं नीचे गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इक्वल टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल कंसर्न पास्ट ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। देयर इज लाइक नंबर ऑफ ईयर्स, आप पास प्रॉफिट का कितना ईयर से, लाइक पास प्रॉफिट 4 इयर्स का है तो हम 4 इयर्स से डिवाइड करेगा, 5 है तो 5 इयर्स से ना एवरेज लेगा, एंड विच इज मल्टीप्लाई बाय ईयर्स परचेस। जितना तक आपको प्रॉफिट दे सकता है वो प्रॉफिट, वो गुडविल जो आपने लिया है उसको हम मल्टीप्लाई करेगा ईयर्स परचेस। थैंक यू फॉर टुडेस वीडियो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को हम कैसे वैल्यू करता है। सो पूरा मेथड जितना अभी तक हम सिखाया है उन सब पे हम वो करेगा, क्या बोलते हैं, कैलकुलेट करेगा गुडविल। सो वीडियो पे बने रहे, हेल्प करें मुझे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इतना ही आज के लिए। हैव ए नाइस डे।